हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर है, बीयू पटना का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि हमारा जो है पहला ऑब्जेक्ट एमसीक्यू पूछता है, उसमें से 10 में से कोई 7 बनाना होता है। हम आपको जो है 10 का 10 बता देंगे। ठीक है, हम आपको जो है 10 का 10 बता देंगे, देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आपको जो है अगर ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप जो है ईयरफोन का प्रयोग कीजिए। बात समझ में आ रही है? और एक बात, वीडियो जो है हमारा 2 पार्ट में है। ठीक है, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। आपको जो है पार्ट 2 भी देखना है, उसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीट करने का चांस ज्यादा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को बिना देर किए हुए देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है नहीं है इसमें। पहला सवाल क्या कहता है? द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। देखो भाई, डक्टिलिटी की अगर बात कहेगी तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? स्टील है। ठीक है। स्टील में भी कई कैटेगरी का स्टील होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन? माइल्ड स्टील। कोई पूछे बाबू डक्टाइल मटेरियल, जैसे ही डक्टिलिटी का कहीं पे भी शब्द दिखेगा तो समझ जाना वहां पे कहीं ना कहीं घूम फिर के सिविल में स्टील ही आता है। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन? तो माइल्ड स्टील, क्योंकि स्टील कई तरह का होता है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन? माइल्ड स्टील। दूसरा क्या कहता है? द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट। ठीक है, हार्डनेस जो है मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या कर सकता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, नहीं। ठीक है। ब्रेक विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन, ये भी नहीं होगा। कैन कट अनदर मटेरियल, मेटल, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो है हार्डनेस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो दूसरे मेटल को काट सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अच्छा, एक बात, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, हो सकता है अलग अलग जगह पे कुछ और आंसर दे देता है। ठीक है, तो आप एक वैलिड प्रूफ के साथ मेरे तक बात पहुंचाइए, चाहे कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जैसे भी हो, वैलिड प्रूफ के साथ पहुंचाइए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम अपना आंसर क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल कहता है बिटुमिन फेल्ट। बिटुमिन फेल्ट जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो वाटर प्रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बात सही है। डैम प्रूफिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बात सही है। ये जो है बिटुमिन से और हेसन फाइबर से बना होता है, ये भी बात सही थी। इसमें सारा का सारा बात सही, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप वीडियो को जो है ना एक बार लाइक कर दीजिएगा भैया। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ, बच्चा के लिए अगर मेहनत किए हैं तो बच्चा सेटिस्फाइड है, हम लोग और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का काम करेंगे। ठीक है, और कमेंट में जो है हार्ट भेज दीजिएगा। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल क्या कहता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है सर? परमानेंट डिफॉर्मेशन है, नॉन रिवर्सिबल है, फेलियर ड्यू टू फैटिग है, नहीं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग रबर को पकड़ के खींचते हैं ना, रबर बैंड जो होता है उसको पकड़ के खींचते हैं, वापस अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ? जो काम हम कराए उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है सर? रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप और साइज। ठीक है, अगर आपका साइज और शेप बदल गया, कब? जब उस मटेरियल पे आप फोर्स लगाते हैं। जब किसी चीज पे आप फोर्स लगाते हैं और उसका शेप या साइज बदल जाए, या फिर दोनों बदल जाए, शेप साइज दोनों बदल जाए, यानी कि उसका अगर आकार बदल गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। चलो, इसके बाद हमारा क्या है? द कॉमनली यूज्ड कलर पिगमेंट इन पेंट्स इज। कलर पिगमेंट जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज, इसमें देखो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें जो है एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कॉमनली यूज्ड कलर पिगमेंट, मतलब जो कलर पिगमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है, तो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आयरन ऑक्साइड ही इसमें आंसर होगा, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड क्यों चुन रहे हैं सर? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन है। बात समझ में आ रही है? बाकी ऑप्शन भी सही है इसमें। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नापने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं? तो भैया यूटीएम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना, इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछ लेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर हार्डनेस। अच्छा देखो, हार्डनेस जो है ये किस में नापा जाता है? मोज में नापा जाता है, यूनिट है इसका। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, ठीक है, वजन को केजी में नापते हैं, उसी तरह से हार्डनेस को किस में नापा जाता है? मोज में नापा जाता है, ये इसका यूनिट है। ठीक है, हार्डनेस नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? रॉकवेल टेस्टर नहीं, स्क्लेरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस नापने के लिए स्क्लेरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोमीटर। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन मेटल्स इज मेनली कॉज्ड बाय, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है मेटल्स में मेनली किसके वजह से होता है? ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है डिसलोकेशन मूवमेंट की वजह से होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलोकेशन मूवमेंट। अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रीडोमिनेटेड बाय थर्मल फेलियर, इसमें से कौन सा मटेरियल को थर्मल फेलियर प्रीडोमिनेट करता है? प्रीडोमिनेट मतलब प्री शब्द जहां पे भी आएगा, प्री मतलब क्या होता है? पहले, डोमिनेट करना मतलब उसमें भारी पड़ना। तो थर्मल फेलियर के द्वारा जो पहले से भारी पड़ता है तो वो है नाइलॉन हमारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो ये पीडीएफ देखिए आपको कहाँ मिलेगा। या तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पे आपको जो है ना नोट्स, पीवाईक्यू सब दिन फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज फ्री है कल नहीं मिलेगा, नहीं, सब दिन फ्री आपको मिल जाएगा ऐप पे नोट्स पीवाईक्यू जो भी है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है सर कि आपको अगर ऐप पे दिक्कत हो रहा है लॉगिन करने में तो आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा सुविधा क्या है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको जहां से सुविधा हो पीडीएफ ले लीजिए। अच्छा, ये सब चीज का लिंक कहाँ मिलेगा? ये सब चीज का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ से देख लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया। अगला सवाल क्या कहता है, द AISI डिजिग्नेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग, ये जो AISI डिजिग्नेशन सिस्टम है, डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? नामकरण करना। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसा मटेरियल जिसमें कि कार्बन हो वो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें जो है स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का एक दूसरा पॉसिबल आंसर भी है, इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है, कमेंट में आप हमको बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है, कमेंट में आप हमको बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मार रहे हैं लेकिन एक और आंसर इसमें हो सकता है। क्या हो सकता है आप हमको बताइएगा। चलो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एम सैंड एंड रिवर सैंड। देखो, एम सैंड क्या है और रिवर सैंड क्या है, दोनों के बीच में अंतर बताना है। एम का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड मतलब ऐसा बालू जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया। अच्छा, एक और बात, सैंड को ही क्या कहा जाता है? इसको फाइन एग्रीगेट कहा जाता है। सैंड को ही क्या कहा जाता है? फाइन एग्रीगेट कहा जाता है, यानी कि बालू का दूसरा नाम है फाइन एग्रीगेट। और गिट्टी को क्या कहा जाता है? कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। गिट्टी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे तो हमको लग रहा है कि आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा बालू, ठीक ना, जिसको कि क्या कहा, सॉरी, जिसको क्या किया गया है? फैक्ट्री में बनाया गया है, यानी मैन्युफैक्चर किया गया ऐसा बालू जिसको फैक्ट्री में बनाया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम सैंड कहते हैं। और रिवर सैंड क्या हो जाएगा? वो बालू जो कि आपको कहाँ मिलता है? नदी के किनारे मिलता है।
वो बालू जो आपको कहाँ मिलता है सर, नदी के किनारे मिलता है, इसको प्रकृति ने बनाया है। बात समझ में आ रही है? वो बालू जिसको प्रकृति ने बनाया वो रिवर सैंड हो गया, वो बालू जिसको कि इंसान ने बनाया वो मैन्युफैक्चर्ड सैंड हो गया। अब सवाल है सर, ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड कैसे बनता है? बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो है हमारा हार्ड ग्रेनाइट को क्रश किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हार्ड ग्रेनाइट रॉक को क्रश करके बनाया जाता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। बात समझ में आ गई? अब सवाल है कि सर ये क्यों बनाया जाता है, ये भी बताइए। तो देखो इसमें जो है हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छा मिलता है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मतलब हमको एज ए गुड सिविल इंजीनियर हमको जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए वो इसमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? नदी का बालू में उतना अच्छा गुण नहीं मिल रहा है, लेकिन काम चलाने के लिए लोग बना रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है कि इसमें जो है हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो इसमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड का जो है डिमांड ज्यादा है। बात समझ में आ गई? आइए हम लोग यहाँ से इस चीज को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर देना। देखो भाई, वीडियो को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, समझ गया? वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो। बात समझ में आ रहा है? क्यों शेयर करना बताते हैं। अगर तुमको दुआ लग गई तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर तुम किसी दोस्त को, जरूरतमंद दोस्त को शेयर किए, उसने तुमको दुआ दे दी कि भाई अच्छा किया, तो उनको शेयर कर दिया, दुआ लग गई तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा भी जा सकता है। और समझ में आया? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे ही नौटंकी की बातें हैं। क्या कर रहा है, एम सैंड और रिवर सैंड के बीच में आपको पहले अंतर बताना है, उसके बाद प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन भी बताना है। तो सबसे पहला एम सैंड, इसी को हम लोग मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है क्रशिंग हार्ड स्टोन्स और रॉक्स। ठीक है। और जबकि नदी वाला जो बालू है ये हमारा नदी के किनारे से निकाला जाता है। दोनों को हम लोग फाइन एग्रीगेट के रूप में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन अलग है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहला हम लोग जो है किसके आधार पर हम लोग बांट रहे हैं, वो चीज इधर बेसिस में लिखा हुआ है। इधर एम सैंड हो गया, इधर रिवर सैंड हो गया। अगर सोर्स का बात किया जाए, ठीक है, तो एम सैंड कहाँ से आता है, रॉक को क्रश करके। ग्रेनाइट का आपको बताया कि उसको क्रश किया जाता है। रिवर सैंड कहाँ से आता है, नदी के किनारे से आता है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो एम सैंड का जो है साइज, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री में अपने से बना रहे हैं, तुम देखोगे जो सामान फैक्ट्री में बनता है सब एक जैसा होता है, यानी कि वो यूनिफॉर्म होता है। जो सामान फैक्ट्री में बनेगा वो सब एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्म होता है, उसका साइज ठीक ठाक रहता है, जो हमको चाहिए वही साइज रहता है। लेकिन जो चीज बाहर बनता है, ठीक है, उसका सामान, उसका साइज जो है एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जिसको प्रकृति ने बनाया उसका साइज क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो बालू का कण जो है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है नदी के बालू का, लेकिन जिसको हमने फैक्ट्री में बनाया उसका बालू कण एक समान होगा। शेप ऑफ पार्टिकल्स का बात किया जाए तो एंगुलर और रफ सरफेस होगा। ठीक है, हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसका बालू कैसा होगा, एंगुलर और रफ होगा। जबकि रिवर सैंड का बात किया जाए, नदी का बालू हमारा जो है उसका सर वो कैसा दिखेगा, राउंड और स्मूथ दिखेगा। एकदम गोल गोल महीन दाना जैसा बालू होता है और एकदम स्मूथ होता है। इम्प्योरिटीज का अगर बात किया जाए तो देखो एम सैंड, इसको हम लोग फैक्ट्री में बना रहे हैं। फैक्ट्री में तुम जानते हो कि अपने अनुसार से हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। धूल मिट्टी ना उड़े, गर्मी ठंडा सब कुछ हम लोग फैक्ट्री में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा तो इम्प्योरिटीज तो होगा ही नहीं सर। तो जो हमारा फैक्ट्री में बनेगा एम सैंड, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होगा। इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी नहीं होगा। लेकिन जो नदी का बालू है उसमें जो है तुम्हारा सिल्ट भी हो सकता है, चिकनी मिट्टी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कंकड़ पत्थर पत्ता उत्ता कुछ भी निकल सकता है। ठीक है। स्ट्रेंथ का अगर बात किया जाए तो भाई देखो, अगर हमको प्रकृति दे रहा था और कोई चीज हमने खुद से बनाया है, खुद से बनाया तो कुछ सोच के ही ना बनाए होंगे। ठीक है, तो हमको जो है एम सैंड बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है। बात समझ में आ रही है? और अच्छा बॉन्डिंग भी देता है। जबकि रिवर सैंड क्या करता है, बॉन्डिंग खराब देता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एम सैंड। एम सैंड का क्या एप्लीकेशन है? ठीक है, ये आपका हो गया एम सैंड, ये हो गया रिवर सैंड। रिवर सैंड मतलब नदी का बालू, एम सैंड हो गया मतलब जिसको हमने फैक्ट्री में बनाया है। कैसा दिखता है दिखा दिए देखो। एप्लीकेशन कहाँ पे है एम सैंड का, यूज्ड इन कंक्रीट प्रोडक्शन। कंक्रीट बनाने में एम सैंड इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टरिंग में खास करके इस्तेमाल किया जाता है, मैसनरी वर्क में। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सुटेबल है। रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुम कहोगे सर हम रोड में तो आज तक देखने नहीं किए। अरे भाई,
बात क्या है ना कि भाई तुम जो हो कुआं का मेढक हो, ठीक है, तुम क्या हो कुआं का मेढक हो, दुनिया बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे तब ना ये सब चीज दिखेगा। तुम्हारे आसपास में ये सब चीज दिखता ही नहीं है। बाहर निकलो, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, वहां जाके ये सब देखोगे। तुम गांव में छोटा मोटा एक दो घर बनते देखते हो, तुमको लगता है कि यही दुनिया, ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलो, बड़ा बड़ा शहर जाओ, वहां पे देखो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। चलिए, अगर रिवर सैंड का बात किया जाए, बात समझ में आ रही है, तो ये जो है हमारा प्लास्टरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें स्मूथ टेक्सचर होता है। मैसनरी वर्क में ये इस्तेमाल किया जाता है सर। ठीक है, रिवर सैंड मेनली प्लास्टरिंग, मेरे अनुसार से प्लास्टरिंग में इसको ज्यादा अच्छा काम करेगा। ट्रेडिशनल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, मतलब पुराने जमाने से ये चलते आ रहा है सर। ये वहां सुटेबल है जहां फाइन टेक्सचर की ज्यादा आवश्यकता है। चलो, अगला सवाल हमारा क्या है, इवेल्युएट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टील ओवर कंक्रीट इन हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग मतलब समझते हो, वो बिल्डिंग जिसका ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बिल्डिंग जिसका ऊंचाई क्या है, बहुत ज्यादा है, वो हाई राइज बिल्डिंग हो गया। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आप जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताना, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज दोनों बताना, किस चीज का, स्ट्रक्चरल स्टील ओवर कंक्रीट। देखो, अलग अलग चीज होता है। स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है पता है, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि किससे बनाया गया हो, सिर्फ और सिर्फ स्टील से बनाया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसको सिर्फ और सिर्फ स्टील से बनाया गया हो, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है। ऐसा स्टील, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो सिर्फ और सिर्फ स्टील से बना है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट ना प्रयोग करके क्या प्रयोग कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि तुमको एक उदाहरण देते हैं, मान के चलो तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओगे। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे तुम देखोगे कि हमारा जो शेड बना होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा स्टील का ही फ्रेम रहता है। ऊपर में तो रूफ रहता ही है, लेकिन जो अगल बगल तुम दीवार वगल देखोगे सब स्टील का ही बना हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है, वो चाहता है तो पिलर खड़ा कर सकता है, जैसे तुम घर में करते हो, वो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। तो सवाल तुमसे यही पूछा गया कि ये जो हम लोग स्टील का प्रयोग कर रहे हैं कंक्रीट की तुलना में कैसे अच्छा है। तो देखो, सबसे पहला बात बताते तुमको, इसमें दो तीन बात का तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टील वाला काम जो है ना स्पीड में होता है। ठीक है, स्टील वाला काम जो है क्या होता है, स्पीड में होता है। स्टील का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो एकदम स्पीड में हो जाता है। कंक्रीट को जमने में बहुत टाइम लग जाता है भैया। ठीक है, कंक्रीट को जैसे तुम छत डालते हो तो फिर उसको देखते हो ना, 14 14 से 21 दिन तक वो क्या करता है, उसी तरह से रहता है। ठीक है, उसको छोड़ना पड़ता है, वो जमता है, तब उसको हटाते हैं। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है, स्टील क्या देता है हमको, स्पीड कंस्ट्रक्शन देता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या होता है कि ये हल्का होता है, स्टील हमारा क्या होता है, कंक्रीट की तुलना में हल्का होता है, ये तुम खुद देख सकते हो भाई। ठीक है, ये जो है हमारा हल्का होता है। ठीक है, हल्का होता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है पता है, इसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहता है। बात समझ में आ रही है। स्टील में दो खासियत है, पहला क्या सर, ये हल्का होगा, और इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए, डिसएडवांटेज इसमें क्या है सर, फायर रेसिस्टेंस। ठीक है, स्टील जो है हाई टेम्परेचर में अपना स्ट्रेंथ खो देता है, इसलिए फायर प्रूफिंग करना पड़ता है। स्टील का क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो वो अपना क्या करेगा, स्ट्रेंथ खो देता है। बात समझ में आ रही है। स्टील का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, कि हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ खो देगा, उसको फायर प्रूफिंग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद स्टील जो है शुरू शुरू में जब आप स्टील का काम कीजिएगा, आपको खर्चा बहुत आता है, स्टील महंगा आता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो, उसके साथ साथ इसमें क्या डिसएडवांटेज है सर, स्टील है तो जंग भी लगेगा, कोरोजन का खतरा है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब अभी कुछ कुछ पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको ऊपर ऊपर हम एक आइडिया दे दिए, ताकि अगर एग्जाम में बहुत बच्चा होता है ना कि कुछ नहीं पढ़ा होता है, समझ रहा है, वो पूरा सेमेस्टर कुछ पढ़वे नहीं करेगा, एक रात में जो है उसको जो हो गया, उसको सिर्फ एग्जाम पास करने से मतलब है। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, देखिए क्या कहता है, स्ट्रक्चरल स्टील इज वाइडली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अपना इसमें स्ट्रेंथ अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जो चाहे जैसा शेप देना चाहे वो हम दे सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशन भी होता है कंक्रीट की तुलना में, तो हम लोग दोनों भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज का बात कर लेते हैं।
हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब जो उसका वजन है, वजन की तुलना में ये जो है ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, हल्का वजन होता है स्टील का और स्ट्रेंथ भी ये ज्यादा देता है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, इसमें फास्टर कंस्ट्रक्शन, स्टील का सामान जो है बनाना बहुत आसान हो जाता है, एकदम तेजी से काम होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है सर, रिड्यूस डेड लोड, डेड लोड कम हो जाता है। डेड लोड क्या होता है कि जैसे कि कोई घर बनाते हैं तो उसमें हमारा जो है दीवार जो होता है, ठीक है, छत जो होता है, बात समझ में आ रही है, उसके बाद पिलर जो होता है, बीम जो होता है, पिलर को ही कॉलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब की वजह से हमारा क्या होता है, बिल्डिंग का वजन बढ़ जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेड लोड कहते हैं। ऐसा लोड बिल्डिंग पे जो हमेशा से लगते रहा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेड लोड कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा करता है, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमको डेड लोड देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है दीवार है ये नहीं है, छत है ये नहीं है, छत है भी तो कम वजन का है। ठीक है, तो रिड्यूस डेड लोड, ठीक ना, स्टील हमारा क्या करता है, डेड लोड कम देता है। बेटर डक्टिलिटी देता है। ठीक है, बेटर डक्टिलिटी करने का मतलब जो है, जब हमारा भूकंप वगैरह आएगा ना तो उसमें ये स्टील का कंस्ट्रक्शन ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों सर, क्योंकि स्टील होता है डक्टाइल। ठीक है, फोर्स लगाए इधर उधर हो गया, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन कंक्रीट में क्या है, फोर्स लगाए इधर उधर हुआ, गया काम से। इसलिए हम लोग जो है अर्थक्वेक वाला केस में जो है क्या प्रीफर करेंगे, स्टील प्रीफर करते हैं। अर्थक्वेक के केस में क्या प्रीफर करते हैं, स्टील प्रीफर करते हैं। चलो, उसके बाद लार्ज स्पैन पॉसिबल, अगर तुमको जो है लार्ज कॉलम, ये कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें जो है स्टील बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर तुमको ढलैया करते हो, ठीक है, छत डालते हो, अगर तुम देखोगे डिस्टेंस जो है हमारा छत में 10 फीट से ज्यादा हो जाता है तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, बीम देना पड़ता है, क्योंकि वो लोड ही नहीं ले पाएगा कंक्रीट। समझ में आ रही है। तो अगर तुमको लॉन्ग स्पैन चाहिए, लार्ज स्पैन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, स्टील इस्तेमाल करते हैं। इसको मॉडिफिकेशन करना आसान है सर। ठीक है, और एक्सपेंशन भी इसका आसान है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें जो है रिसाइकलेबल मटेरियल, स्टील को आप जो है रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। स्टील को आप क्या कर सकते हैं, रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डिसएडवांटेज अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग फायदा देख लिए सर, नुकसान भी होगा पक्का। पक्का देखिए, सबसे पहला जो है स्टील में क्या प्रॉब्लम है, कोरोजन का प्रॉब्लम है। स्टील में जो है जंग पकड़ जाता है, आसपास अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो वो गया काम से। ठीक है, दूसरा क्या है, पुअर फायर रेसिस्टेंस, इसमें जो है हाई टेम्परेचर पर हमको नुकसान ज्यादा झेलने को मिलता है। ठीक है, तो इसका फायर रेसिस्टेंस खराब है। उसके बाद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, रिक्वायर पेंटिंग एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, इसमें जो है पेंटिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कॉस्ट फ्लक्चुएशन, स्टील प्राइसेस चेंजेस फ्रीक्वेंटली इन द मार्केट, स्टील का प्राइसेस जो है आगे पीछे होते रहता है मार्केट में। बात समझ में आ रही है, तो ये भी हमारा क्या है, नुकसान है भैया, पैसा इसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है सब में। चलो, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, देखो स्टील का अगर काम करोगे तो बहुत जानकार आदमी चाहिए, कोई भी मजदूर उठा के तुम काम नहीं करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है। बकलिंग का टेंडेंसी रहता है, हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, समझ गया ना। कंप्रेशन में कभी कभी लोड ले रहे हो, अगर ये कॉलम इस तरीके से मुड़ गया, बकलिंग वगैरह कुछ भी हो गया तो फिर दिक्कत है हमारा। लेस साउंड इंसुलेशन, ये सब चीज जो है हमारा इसमें प्रॉब्लम होते रहता है। समझ गए, चलो। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, डिस्क्राइब द टेंसाइल टेस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मटेरियल टेस्टिंग। देखो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, टेंसाइल मतलब, टेंसाइल शब्द कहाँ से बना है, टेंशन से बना है। टेंशन कब होता है, जब जैसे कि मान के चलो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है, इसको हमने क्या किया, दोनों साइड से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों साइड से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमारा जो टेंसाइल टेस्ट होता है, समझ गए, तो टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में एक मटेरियल, जैसे कि हमारा स्टील हो गया, टेंसाइल टेस्ट में एक मटेरियल जैसे कि हमारा क्या हो गया सर, स्टील हो गया। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, यूटीएम में डालते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डालते हैं। टेंसाइल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मटेरियल है, खास करके हमारा कौन सा मटेरियल, स्टील हो गया, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, यूटीएम में डालते हैं। किस में डालते हैं सर, यूटीएम में डालते हैं।
बात समझ में आ गई। यूटीएम में दोनों साइड से इसको खींचा जाता है। अब तुरंत तुमको बोल रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है, टेंसाइल मतलब टेंशन, यानी कि दोनों साइड से पकड़ के खींचा जाता है। ठीक है, तो स्टील को हम लोग किस में डालते हैं, यूटीएम में, और यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, दोनों साइड से पुल किया जाता है, यानी कि टेंशन क्रिएट किया जाता है। बात समझ में आ गई, दोनों साइड से पुल किया जाता है यानी कि टेंशन क्रिएट किया जाता है, ताकि, और ये कब तक किया जाता है, जब तक कि ये टूट नहीं जाता है। कि ये कब तक किया जाता है, जब तक ये टूट नहीं जाता है। जिस अथी पे ये टूटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, डाटा हमको मिल जाएगा वहां से कि कितना पे जाके ये टूट रहा है, किस लोड पे जाके ये टूट रहा है। बात समझ में आ रही। तो टेंसाइल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं सर, स्टील जैसे मटेरियल को यूटीएम में डालते हैं और उसको दोनों साइड से पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, खींचने के बाद हम देखते हैं कि मटेरियल कब जाके हमारा टूट रहा है। कोई भी चीज को पकड़ के खींचोगे एक ना एक समय के बाद टूटेगा ही ना। तो किस लोड पे कितना फोर्स पे ये जाके हमारा टूट रहा है वो हमको पता करना होता है। तो आइए देखिए, a tensile test is a mechanical test in which a material specimen is subjected to a gradually increasing tensile and unit load failure occurs। ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, यूटीएम के द्वारा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा। टेंसाइल टेस्ट का क्या प्रोसीज्योर है सर, ये आप हमको समझाइए। तो इसका प्रोसीज्योर तो आपको बता ही दिया। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जिसका आपको टेस्ट करना उसको आप तैयार करते हैं। ठीक है, उस स्पेसिमेन को फिक्स किया जाता है यूटीएम मशीन में। ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या होता है कि उस पर हम लोग टेंसाइल लोड लगाते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, उसमें इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है और लोड वैल्यू को जो है हम लोग रिकॉर्ड करने लगते हैं कि हमारा जो है कितना लोड वैल्यू ले रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये स्पेसिमेन जो है फाइनली क्या करता है, फ्रैक्चर कर जाता है। स्पेसिमेन मतलब जिस चीज का आपको टेस्ट करना है। जैसे हम लोग जनरली स्पेसिमेन के नाम पे क्या लेते हैं, स्टील लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा सर, फाइनली ये फ्रैक्चर करने लगेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है प्लॉट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हमारा प्लॉट किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट से क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है, देखिए। और हम लोग क्या देखेंगे सर, टेंसाइल टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग यहाँ पे दोनों चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो यील्ड स्ट्रेंथ पता चलता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पता चलता है, परसेंटेज इलोंगेशन पता चलता है, यंग्स मॉडुलस पता चलता है, डक्टिलिटी पता चलता है, टफनेस पता चलता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है टेंसाइल टेस्ट से पता चलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ टेंसाइल टेस्ट हेल्प्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटरमाइन करने में मदद करता है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, और ये सेलेक्टिंग सुटेबल इंजीनियरिंग मटेरियल में भी मदद करता है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ये दिखाता है सर। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल में भी मदद करता है ये। डिजाइन और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी ये मदद करता है। तो ये सब हमारा क्या है सर, टेंसाइल टेस्ट का सिग्निफिकेंस है। साथ साथ ये हमको जो है कंपेयरिंग डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल को कंपेयर करने में भी टेंसाइल टेस्ट मदद करता है, किसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, सेफ डिजाइन का और मैन्युफैक्चरिंग का ये डाटा भी देता है। बात समझ में आ गई, चलो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर विद सुटेबल एग्जांपल। देखो एक बात बताता है, अगर तुमको ना इस सब्जेक्ट पे कमांड बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा नोट्स पढ़ो। बात समझ में आ रही है, अगर इस सब्जेक्ट पे कमांड बनाना है तो नोट्स पढ़ो। ठीक है, नोट्स पढ़ने के बाद आप जो है क्या देखिए, वीडियो लेक्चर देखिए, तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे तुम जाके अगर वीडियो लेक्चर देखोगे तो लगेगा क्या कहानी बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, बोरिंग जैसा लगेगा। लेकिन अगर तुम पहले नोट्स पढ़ते हो फिर वीडियो लेक्चर देखते हो, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। क्या कहा जाता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर्स विद सुटेबल एग्जांपल। दो तरह का फ्रैक्चर होता है, एक ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, एक डक्टाइल फ्रैक्चर होता है। अब इसको पहले समझते हैं, ये समझना जरूरी है। देखो, ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज ना बिना तुमको वार्निंग दिए हुए टूट जाता है। ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है, कोई भी चीज बिना वार्निंग दिए ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, वार्निंग क्या होता है सर, ये हमको समझे। वार्निंग मतलब देखो, जैसे कि तुमको कोई भी चीज को देख रहे हो, तुमको पता चल रहा है कि भाई अब ये टूटने वाला है, तो इसका मतलब वो तुमको वार्निंग दे रहा है। बात समझ में। अगर तुम कोई भी चीज को देख रहे हो, अब पता ही नहीं चल रहा है टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अचानक से टूट गया, इसका मतलब क्या, वो वार्निंग नहीं दे रहा है तुमको।
जैसे कि तुमको अगर बता रहे हैं कि अगर हम लोग छत से, रूफ मतलब क्या होता है, छत, घर का छत, उससे अगर हम लोग स्टील बार हटा दें, ठीक है, अगर हम लोग छत से स्टील को बाहर कर दें, सिर्फ हमारा कंक्रीट रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ अगर कंक्रीट रहेगा ना, वो कब टूट के गिर जाएगा कहना मुश्किल है। वो वार्निंग नहीं देगा आपको, छत में कोई क्रैक नहीं होगा, अचानक ही टूट के गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ब्रिटल फेलियर है। डक्टाइल फेलियर में हमारा क्या होता है, ब्रिटल फेलियर क्या हो गया, बात समझ गए? ब्रिटल फेलियर में मतलब बिना वार्निंग का वो ऐसे ही टूट जाएगा। डक्टाइल फेलियर में क्या होता है, डक्टाइल फेलियर में क्या होता है, हम लोग जो है रूफ में स्टील बार देते हैं, ठीक है, हम लोग घर में छड़ लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जब ये छत हमारा डैमेज हो चुका है, जब इसको टूटना होता है, तो ये हमारा जो है कुछ ना कुछ निशान छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जो है वार्निंग देना शुरू कर देगा, भैया अब जो है छत का लाइफ खत्म हो गया, इसको बदलो, ठीक है, ये टूटने से पहले हमको वार्निंग देगा। मतलब तुम देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये टूटने वाला है, तो ये हो गया डक्टाइल फेलियर। और ब्रिटल फेलियर क्या हो जाएगा सर, वो वार्निंग नहीं देता, वो अचानक ही टूट जाता है, ठीक है। ब्रिटल फेलियर कहाँ होगा, ब्रिटल फेलियर वहां दिखाएगा जहां मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होगा, सख्त होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे तुमको बताते हैं, कुछ लोग जो है बहुत सख्त बनने का कोशिश करता है, सख्त लौंडा, अंदर से देखोगे खाली रहता है। बात समझ में आ रही है? वो क्यों होता है, क्योंकि वो ब्रिटल बनता है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, या फिर कोई भी चीज बहुत ज्यादा सख्त हो गया, तो अंदर से बहुत कमजोर होता है, अंदर से वो टूट जाएगा बहुत आसानी से। बात समझ में आ रही है? डक्टाइल वाला क्या होता है कि ये फायदा छत देता है, इसमें क्षमता होती है सर, समझ गए ना? चलिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ब्रिटल और डक्टाइल में कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं सर, फ्रैक्चर हमारा क्या होता है। फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जैसे तुम कहते हो ना कि मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, ठीक है, हाथ फ्रैक्चर कर गया, जो भी होता है, तो फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ए मटेरियल इनटू टू और मोर पार्ट्स अंडर स्ट्रेस। जब उस पर लोड लग रहा है, तो वो उसमें जो है दो या दो से अधिक पार्ट में वो सेपरेट हो गया, उसको हम लोग फ्रैक्चर करते हैं, तो हम लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज दो या दो से अधिक पार्ट में अलग हो गया स्ट्रेस लगने की वजह से, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर को हम लोग दो तरह से बताते हैं, डक्टाइल फ्रैक्चर, दूसरा ब्रिटल फ्रैक्चर। आज समझ में आ रही है? फ्रैक्चर दो तरह का, एक डक्टाइल, दूसरा ब्रिटल। तो इसको हम लोग कंपैरिजन करके यहाँ दिखाना है, इधर डक्टाइल फ्रैक्चर हो गया, इधर ब्रिटल फ्रैक्चर हो गया। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आधार पर बात करेंगे, तो लार्ज डिफॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? डिफॉर्मेशन मतलब शेप साइज बदलना, आकार बदलना। तो डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या होता है कि हमारा जो भी मटेरियल है, उसका पहले आकार उकार बदलना शुरू हो जाता है, तो हमको समझ में आ जाता है भाई ये फेल होने वाला है। ब्रिटल में हमारा क्या होता है कि इसमें आकार नहीं बदलता है, ठीक है, बहुत लेट लिटिल डिफॉर्मेशन होता है, ये अचानक ही टूट जाता है। एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन का बात किया जाए, तो डक्टाइल में हाई होता है, इसमें लो होता है। क्रैक प्रोपागेशन, ठीक है, डक्टाइल में क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे क्रैक फ्लो करता है, ठीक है, हमारा धीरे धीरे जो है उस मटेरियल में क्रैक होना शुरू होता है। धीरे धीरे जब होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये गिरने वाला है, ठीक है। ब्रिटल फ्रैक्चर में क्या होता है, एकदम तेजी से आपका क्रैक बन जाएगा, अभी तुम बैठे हो, तुरंत क्रैक हुआ, वो गिर गया तुम्हारे माथा पे, आप समझ में आए, तो हो गया ब्रिटल फ्रैक्चर। अब जो है इसमें जो है फेल होने से पहले वार्निंग देता है, ठीक है, कौन सर, फेल होने से पहले कौन वार्निंग देता है, डक्टाइल फेलियर, ठीक है। ब्रिटल में क्या होता है कि ये वार्निंग नहीं देता है, अचानक ही गिर जाएगा। फ्रैक्चर सरफेस का बात किया जाए, तो ब्रिटल में रफ और फाइब्रस सरफेस होता है, सॉरी, डक्टाइल में रफ और फाइब्रस सरफेस होता है, ब्रिटल में हमारा क्या हो जाता है सर, स्मूथ और शाइनी हो जाएगा। आज समझ में आ रही है? अगर नेकिंग का बात किया जाए, नेकिंग आप पढ़िएगा, जब आप सॉम पढ़े होंगे वहां पे नेकिंग पढ़े होंगे, ये एमटी में ही नेकिंग पढ़ना होता है, जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं हम लोग। तो नेकिंग का बात किया जाए, तो इसमें हमारा जो है नेकिंग होता है, किसमें, डक्टाइल फ्रैक्चर में, ठीक है। ब्रिटल में हमारा नेकिंग नहीं होता है। फेलियर नेचर का अगर बात किया जाए, तो डक्टाइल हमारा सेफ होता है, ब्रिटल जो है डेंजरस होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो डक्टाइल फ्रैक्चर का हम लोग बात कर रहे हैं सर। तो डक्टाइल फ्रैक्चर हमारा कहाँ कहाँ होता है, आइए हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा होता है ऑकर्स आफ्टर कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, मटेरियल स्ट्रेच करेगा ब्रेकिंग से पहले, और कॉमनली माइल्ड स्टील में और कॉपर में देखा जाता है,
ठीक है, डक्टाइल फेलियर आपका कहाँ देखा जाता है? कॉपर और माइल्ड स्टील में देखा जाता है। दूसरा हमारा सॉरी, इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं डक्टाइल फेलियर का सर। माइल्ड स्टील का जो रड होता है अंडर टेंशन, उसमें डक्टाइल फेलियर होता है सर। कॉपर का वायर जो होता है स्ट्रेचिंग बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग से पहले उसमें स्ट्रेच देखने को मिलेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटल फेलियर फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटल फ्रैक्चर कहाँ होता है? ये सडनली अचानक हो जाता है बिना आपको वार्निंग दिए हुए। इसमें क्रैक बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है। ग्लास और कास्ट आयरन में होता है। देखो ब्रिटल मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ग्लास। ब्रिटल मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ग्लास। ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारा पत्थर है, ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या है? ब्रिटल मटेरियल, एकदम सख्त। कंक्रीट जो है, सिर्फ कंक्रीट, ये भी तुम्हारा क्या है? ब्रिटल मटेरियल, प्लेन कंक्रीट। बात समझ में आ रही थी? ये सब हमारा क्या है सर? ब्रिटल मटेरियल है। चलिए इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ब्रिटल मटेरियल का। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फ्रैक्चर ऑफ कास्ट आयरन कंपोनेंट, ये सब हमारा क्या सर? ब्रिटल मटेरियल है। चलो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है हाउ डू बेंडिंग एंड टॉर्सन टेस्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। आपको ये बताना है कि बेंडिंग और टॉर्सन टेस्ट से हम लोग किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल बिहेवियर कैसे समझते हैं। ठीक है, बेंडिंग और टॉर्सन टेस्ट हमको किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल बिहेवियर कैसे समझाता है। चलिए तो देखिए, bending and torsion test are important mechanical tests used to study the strength and deformation behavior of material under different loading condition। बेंडिंग और टॉर्सन टेस्ट जो है किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल बिहेवियर समझने में बहुत हमको मदद करता है सर, अलग अलग लोडिंग कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंडिंग टेस्ट का। ठीक है, बेंड मतलब क्या होता है? मुड़ना। जैसे हम लोग पाइप को बेंड करते हैं, तो बेंड मतलब क्या हो गया सर? मुड़ना। तो बेंडिंग टेस्ट में क्या होता है? इसमें मटेरियल का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, इसमें मटेरियल का क्या चेक किया जाता है सर? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सर सब सॉम में भी पढ़े होंगे, एमटी में भी पढ़े होंगे। तो बेंडिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का पता चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या पता चलता है सर? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का पता चलता है। बात समझ में आ रही है? ये बेंडिंग टेस्ट में पता चलता है। ये बीम के डिजाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग टेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? अगर आपको बीम डिजाइन करना है। ठीक है, बीम देखे होगा ना, छत में जो बीम पड़ता है, अगर बीम डिजाइन करना है तो उसमें बेंडिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, टॉर्सन टेस्ट हमारा होता है दूसरा। ठीक है, टॉर्सन टेस्ट क्या होता है सर? ये मटेरियल का शियर मॉडुलस और ट्विस्टिंग लोड झेलने का कैपेसिटी है। मटेरियल में जो भी शियर मॉडुलस या ट्विस्टिंग लोड, मतलब उसको पकड़ के घुमा दिए, ऐठ दिए, ठीक है, तो वो सब चीज झेलने का क्षमता है सर। बात समझ में आती है? ये साफ्ट और एक्सल के लिए क्रिटिकल होता है। ये जो है साफ्ट और एक्सल के लिए जो है ज्यादा क्रिटिकल होता है। बात समझ गए? चलो यहाँ से हम लोग जो है बेंडिंग टेस्ट का अगर बात किया जाए सर, इन बेंडिंग टेस्ट स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड कॉजिंग इट टू बेंड। बेंडिंग टेस्ट में क्या होता है? एक मटेरियल को जो है ट्रांसवर्स लोड उस पर लगाया जाता है ताकि वो बेंड हो सके। बात समझ में आ गई? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम बेंडिंग टेस्ट। बेंडिंग टेस्ट में हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको बताते हैं। तो बेंडिंग टेस्ट से किसी भी मटेरियल का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ पता चलता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चलता है, रेसिस्टेंस टू बेंडिंग पता चलता है, डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी पता चलता है। बात समझ में आ गई? ये सब चीज हमको किससे पता चलता है? बेंडिंग टेस्ट से। इसका एप्लीकेशन कहाँ है सर? ये हमारा जो बेंडिंग टेस्ट बीम में इस्तेमाल किया जाता है, पुल वगैरह में, या फिर स्ट्रक्चरल मेंबर में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग टॉर्सन टेस्ट का बात करेंगे। तो टॉर्सन टेस्ट में हमारा क्या होता है? ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क जो अप्लाई किया जाता है किसी स्पेसिमेन में, वो सब चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो भैया, इन्फॉर्मेशन ऑफ टॉर्सन टेस्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? सबसे पहला शियर स्ट्रेंथ पता चलता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता चलता है, टॉर्सनल स्टिफनेस पता चलता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पता चलता है, रेसिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस पता चलता है। एप्लीकेशन का अगर बात किया जाए तो इसमें साफ्ट, एक्सल और स्प्रिंग जो है आता है हमारा
टॉर्सन टेस्ट में। इंपॉर्टेंस ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्सन टेस्ट, बेंडिंग और टॉर्सन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप हमको समझाइए भैया। तो सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने में ये मदद करता है, सेफ स्ट्रक्चरल डिजाइन में ये मदद करता है सर, बिहेवियर अंडर सर्विस लोड ये हमको बता देता है, ठीक है। हेल्प सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल, आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है, वो कब टूटेगा नहीं टूटेगा, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ कितना होगा नहीं होगा, वो सारा चीज हमको बेंडिंग और टॉर्सन टेस्ट से पता चल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है डिस्कस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपको जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट बताना और उसका इंपॉर्टेंस समझाना है। सवाल ये होता है अक्सर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या होता है, आप हमको जरा पहले समझाइए पहले बढ़िया से, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा कोई बिल्डिंग या ब्रिज है, हमारा क्या कोई बिल्डिंग है या फिर ब्रिज है, बात समझ में आ रही है, कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज है, तो ये चेक करने का प्रोसेस है कि क्या एक स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग ब्रिज जो भी स्ट्रक्चर है, अपने डिजाइन लोड को सेफली बिना फेल हुए झेल पा रहा है या नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या है हमारा सर, कि हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो बिल्डिंग हो ब्रिज हो, ठीक है, ये सब जो भी हमारा स्ट्रक्चर है अपने डिजाइन लोड को सेफली, अपने डिजाइन लोड को सेफली बिना फेल हुए झेल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये हम लोग इसमें चेक करते हैं, किसमें, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में चेक करते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा होता है सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, इससे ये हमको पता चलता है हमारा जो पब्लिक है वो सेफ है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है, अगर कोई हम लोग कोई भी चीज का निर्माण किए, अगर वो लोड झेलने में सक्षम है, ठीक है, तो लोड झेलने में सक्षम है तो इंसान जो भी वहां आसपास में रहेगा वो सेफ है। बात समझ में आ रही है, तो सेफ्टी पर्पज से ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, स्ट्रक्चर का लाइफ पता चलता है, यानी कि स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी पता चलता है कि ये हमारा जो है कब तक टिकेगा कोई भी चीज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिपेयर या मेंटेनेंस की आवश्यकता है कि नहीं है, वो भी हमको इससे पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है, किससे पता चलता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से पता चलता है। ठीक है, तो ये सब चीज हमको पता चलता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या है ये भी आपको हम समझा दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इतना दूर आ गए हो और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो, भैया कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा। चलो फिर, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। लाइक नहीं भी करोगे भाई चलेगा, शेयर करो दोस्तों को, ठीक है। मदद सबकी करो, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। चलिए, क्या कहता है, डिस्कस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट बताइए और इसका इंपॉर्टेंस बताइए। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इतना बड़ा नाम न लिख के एसआईए शॉर्ट में लिख दिया जाता है, सिया। ठीक है, ये प्रोसेस है इवेल्युएटिंग का सेफ्टी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो उस पे हम लोग लोड लगाएंगे वो लोड वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा बिना फेल किए हुए, यही चीज हमारा क्या है, एसआईए है। ठीक है, अगर हम लोग किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगाते हैं, वो उस चीज को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, बात समझ में आ रही है, यही हमारा क्या है, एसआईए है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट, एसआईए का क्या ऑब्जेक्टिव है, बात समझ में आ रही है, ये हमारा डिफेक्ट और डैमेज को डिटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करता है। ठीक है, ये हमारा जो है क्या क्या हमारा फायदा है सर एसआईए करने से। ठीक है, तो सबसे पहला कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई भी तरह का डिफेक्ट है या डैमेज है वो हमको यहाँ से पता चल जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके साथ साथ हमको क्या पता चलता है सर, कि उसमें कितना क्षमता है और ये कब तक हमारा टिकेगा वो भी हमको पता चल जाता है। बात समझ गए ना। उसके बाद हमको क्या करता है, सेफ ऑपरेशन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर कितना दिन तक टिकेगा वो भी हमको ये बताता है सर, यानी कि सर्विस लाइफ, सर्विस लाइफ मतलब कोई भी चीज कब तक टिकेगा वो हमको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट करते कैसे कैसे, मेथड इसका क्या क्या है। तो सिंपल सा मेथड है सर, इसके लिए हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब आंख से जाके देख लिया हमको कुछ समझ में आ जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है एनडीटी टेस्ट करते हैं, ये टाइम टू टाइम किया जाता है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में बड़े बड़े शहर में जाओगे वहां किया जाता है। फिर लोड टेस्टिंग वगैरह किया जाता है सर, ठीक है। वाइब्रेशन एनालिसिस किया जाता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया जाता है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारा चीज जो है हमारा ये किया जाता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए। ये जो है स्ट्रक्चर का सेफ्टी बताता है, इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर एंड पीपल। इंसान का और स्ट्रक्चर का सेफ्टी ये जो है हमको बताता है। दूसरा क्या है सर, सडन स्ट्रक्चरल फेलियर बताता है। बात समझ में आ रही है, ये हमको क्या बताएगा कि अगर अचानक से फेल करेगा कि नहीं फेल करेगा, वो सब चीज भी ये हमको बताता है। मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा हमको ये बचाता है। बात समझ में आ रही है। इसके साथ साथ ये हमको किस में मदद करता है सर, इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर एंड पीपल। साथ साथ ये जो है टाइमली रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है, सर्विस लाइफ बताता है कि ये हमारा कब तक टिकेगा कैसे टिकेगा, वो सारा चीज ये इसमें जानकारी में मदद करता है, ठीक है। आपका जो है भरोसा बढ़ाने का काम करता है और बिल्डिंग का परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तो उस सब में ये जो है हेल्प करता है। चलिए अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, पूल वगैरह में, डैम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तीनों जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम लोग एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में भी ये इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी सामान बनाया उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सामान बनाने के बाद क्या कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि वो सही है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है, वही हमारा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट खत्म हुआ। आप जो है पार्ट 2 जरूर देखिएगा। बात समझ में आ रही है, उसमें जो है बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन है और वहां से आपका क्वेश्चन जो है रिपीट करने का चांस बहुत ज्यादा है। हम फिर से कह रहे हैं, अगर अभी तक आपने फ्रेंड को वीडियो शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए भैया, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई भी तरह का डाउट वगैरह रह गया होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तब हमसे कमेंट, चैट, कॉल, व्हाट्सअप जैसे पूछना हो पूछ लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कीजिए हमको, और पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम।